नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। दंगल हो रहा है एलएसी पर, जहां लग रहा है कि चीन हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। चीन के साथ जो तनातनी लद्दाख में 5 मई से बनी हुई है, वो अब बढ़कर सैनिकों की शहादत के तौर पर सामने आई है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प, भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 जवानों की जान ले गई। भारत और चीन के बीच लद्दाख का तनाव कम करने के लिए 6 जून से बातचीत का दौर चल रहा है। सोमवार को भी दोनों तरफ से सैनिक स्तर पर वार्ता हुई थी, लेकिन आधी रात को हालात ऐसे हो गए कि भारतीय जांबाजों की जान चली गई। वैसे एक हिंसक झड़प में भी गोली नहीं चली। भारत ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। मारे चीनी सैनिक भी गए, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई। इस घटना के बाद भी चीन और भारत के बीच तनाव कम करने को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने हालात के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि भारत अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखे। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ह्यू शिजिन ने एक तरह से भारत को धमकी दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे जो जानकारी मिली है, गालवान में हुई झड़प में चीनी पक्ष की ओर से भी जाने गई हैं। मैं भारतीय पक्ष से कहना चाहूंगा कि वो हेकड़ी ना दिखाएं और चीन के संयम को कमजोरी ना माने। भारत के साथ चीन झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हम डरते नहीं हैं। चीन के इस रुख के बीच भारत ने भी हालात को काफी गंभीरता से लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हम आपको बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान चर्चा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सबसे बातचीत करें उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन के साथ भारत का तनाव हदें लांघ गया है। 45 साल बाद पहली बार चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय जांबाजों की मौत हुई है। लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए। इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ। भारतीय सेना ने अपने बयान में भारतीय सेना को हुए नुकसान की पुष्टि की है। भारतीय सेना ने कहा है कि चीनी सैनिकों की जान गई है, लेकिन ब्यौरा अभी नहीं मिला है। लेकिन हिंसक झड़प में गोली नहीं चली है, बल्कि कटीले तार, पत्थर और डंडे वगैरह चले हैं। चीन के साथ हुई इस झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। जिस गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, सोमवार को उसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सैनिकों को पीछे करने की बात हुई थी। झड़प के बाद तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर दोनों देशों के अफसर आपस में मिले हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हालात के लिए भारत पर ही सवाल उठाया है। भारत सरकार अपनी फौज को हिदायत दे कि वो सरहद की मर्यादा बनाकर रखे और बॉर्डर पार करने की कोशिश ना करे। हमें उकसाने का प्रयास ना करे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे बॉर्डर पर हालात खराब हों। चीन के साथ मौजूदा तनाव 5 मई से बना है। लद्दाख के गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो में दोनों ओर से सैनिक आमने सामने खड़े हैं। 1975 के बाद एलएसी पर भारतीय सैनिकों की मौत के बाद भारत में बेहद गुस्सा है। विपक्ष सरकार की चीन नीति पर सवाल उठा रहा है। आज बड़ा चिंता की बात है, लद्दाख में हमारी फौज पर हमला बोला और यह नतीजा यह निकला कि हमारे कर्नल 2 जवान शहीद हो चुके हैं। हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, यह मांग करूंगा, यह गुहार लगाऊंगा कि यह बदला चाहिए। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं, इसका सही बदला चाहिए। हालांकि एलएसी के हालात पर सरकार की नजर है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारत चीन के दबाव में नहीं आएगा। मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं।
दिल्ली से गीता मोहन और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ होंगे खास मेहमान थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह और मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगी कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, और उसके बाद जनरल बिक्रम सिंह से हम बातचीत कर सकेंगे। श्वेता। जी रोहित, जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं और जिस तरीके से हमने अपने जवानों को वहां पर गंवाया है, वो पूरी परिस्थिति इस समय भारतीय सेना और साथ ही रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस ध्यान से इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि लॉस दोनों तरफ हुआ है, कैजुअल्टी दोनों तरफ है, और इसीलिए उसके जो सर्कमस्टांसेस थे, यानी जो घटनाक्रम उससे पहले था, उसको सही तरीके से आंका जा रहा है, मापा जा रहा है। जिस तरीके से हम राजनीतिक टेम्पर्स को भी देख रहे हैं कि इस समय बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसका बदला होना चाहिए, वो दरअसल अगर दोनों तरफ उस तरह की कैजुअल्टी है तो उसमें आगे बढ़ने का तरीका बदल जाता है। और सामरिक तौर पर क्या किया जाए, इसके बारे में भारतीय सेना बहुत विस्तार से देख रही है। रोहित, जैसे ही जनरल बिक्रम सिंह पूर्व थल सेना अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि उनके साथ भी चर्चा लाजमी हो जाएगी इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत करीब से उन्होंने देखा है चीन के साथ किस तरीके से डील करना है, वो भी देखा है, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं ये तो अप्रत्याशित है। बिल्कुल, जनरल बिक्रम सिंह अब से कुछ सेकंड के बाद हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। आपको बता दें हमारे साथ पुंचक स्तोपदान भी होंगे, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी हमारे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार हैं। पवन खेड़ा हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो बीजेपी के सांसद हैं और गृह मंत्रालय के रह चुके हैं सलाहकार पिछली सरकार में। उन सब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बिक्रम सिंह से, जो कि हमारे साथ अब से कुछ सेकंड के बाद लाइव मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर जो सरहद पर 45 साल के बाद एलएसी पर एक परिस्थिति आई है, उसमें क्या मतलब निकाला जाए। क्या चीन युद्ध चाहता है? यह डीएस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें फौजें वापस लौटाने की स्थिति आ चुकी थी, बातचीत लंबे समय से वहां पर चल रही थी। उसके बावजूद कल देर रात जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें गोली भी नहीं चली, उसके बावजूद भारत को अपने 3 लोगों की जान गंवानी पड़ी। उसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि चीन तो अब भी आंखें दिखा रहा है। श्वेता, जो मुल्क कोरोना की जंग में पूरी दुनिया में आरोप लगने के बावजूद यह बताने को तैयार नहीं हुआ कि सही मायने में कितने लोग मारे गए उसके यहां जहां से कोरोना शुरू हुआ था, उससे उम्मीद की जा सकती है कि सरहद पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें उसके कितने लोग मारे गए, वो उसकी पुष्टि करेगा। वाकई, और इसीलिए जब ग्लोबल टाइम्स के जरिए भी उस आंकड़े को निकाला गया तो उसमें सिर्फ यही वजह थी कि चीन नहीं चाहता था एक अग्रेसर के तौर पर इस दुनिया में दिखना। वो चाहता था कि दुनिया उसके साथ सिंपैथाइज करे, लेकिन वैसी परिस्थिति होगी नहीं। अगर आप ऊंचाई की जगह पर किसी जगह मौजूद हैं और उसका एडवांटेज लेके आप दूसरी सामने जो आपके साथ फौज है जो आपसे बात कर रही है और दोस्ताना माहौल में चाहती है कि यथास्थिति वहां पर बनी रहे, आप जो मई के शुरुआत में जो टकराव शुरू हुआ उससे पहले जो स्थिति थी वो वहां पर दोबारा बहाल हो जाए, उसकी अगर कोशिश चल रही है और आप अपनी तरफ से ऐसी चीजों से आक्रमण कर देते हैं जिनका इस्तेमाल भले ही संधि के तौर पर वर्जित नहीं है, लेकिन आखिर जाने गई हैं और इसकी जवाबदेही तो चीन के सामने रहेगी। आज भले ही दबे छुपे स्वरों में ही सही वो ये कबूल कर रहा है कि हां उसके 5 सैनिक मारे गए हैं, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा संकेत छुपा रह जाता है। चलिए वापस आते हैं श्वेता, आपके पास आप रहिएगा हमारे साथ। जनरल बिक्रम सिंह हमारे साथ अब से कुछ सेकंड के बाद होंगे, उनसे बात करेंगे। पवन खेड़ा आ गए हैं, सुशांत सरीन आ गए हैं, मेजर रिटायर्ड जीडी बख्शी आ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जीडी बख्शी साहब आपसे है, युद्ध चाहता है क्या चीन भारत से? कि साहब लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये अब 1.5 महीना हो गया इस स्थिति को, कई स्तरों पे बातचीत हो गई है, लेकिन कल रात जो हुआ है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सीमा रेखा को पार कर दिया। पहली बारी मौतें हुई हैं कई सालों के बाद। देखिए, अभी तक चीन और पाकिस्तान के सीमाओं में क्या फर्क था?
फर्क ये था कि 1967 के बाद से कोई काइनेटिक एक्शन, कोई गोली नहीं चली थी चीन और भारत की सीमा पर, राइट। और एक गोली का एक वारदात हुई थी 75 में, छुटपुट थी। उसके बाद कोई गोली चलने की वारदात नहीं हुई। नो शॉट हैज बीन फायर्ड इन एंगर। लेकिन कल रात ये स्थिति मटीरियल तौर पे बदली है, क्योंकि एक कर्नल और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं जी। I don't think this can be taken lightly and we can carry on talking business as usual. जी एक मटेरियल फर्क पड़ा है। ठीक, मैं वापस आता हूं बख्शी साहब आपके पास। जनरल विक्रम सिंह हमारे साथ इस समय आ गए हैं, कुछ मिनट हम उनसे सीधे सवाल पूछेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी मेरे साथ होंगी। स्वागत है जनरल विक्रम सिंह आपका आज तक पर। मैंने जो सवाल पहले उठाया था मैं वही आपसे भी पूछना चाहता हूं सबसे पहले। जी, क्या जी। इस परिस्थिति को देख के आपको क्या लगता है, क्या चीन युद्ध चाहता है भारत से? देखिए, जो जज्बात जनरल जीडी बख्शी अब एक्सप्रेस कर रहे थे, मैं उनके साथ हूं। वाकई ये 1975 के बाद में ये पहली बार ऐसे हुआ है, तकरीबन 45 साल के बाद, कि जिसके अंदर ऐसे खून खराबा हुआ है, जिसके अंदर हमारे एक कर्नल और 2 जवान मरे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन कर्नल साहब को और उनके 2 जवानों को। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और ये होता रहता है ऐसे हादसों के अंदर, ऐसी कंडीशंस के अंदर। लेकिन जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं चीन का जंग के लिए, तो मैं सिर्फ अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं यकीन रखता हूँ कि बहुत जो पैनलिस्ट हैं उनके अलग से विचार होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सिचुएशन वॉर के लिए, देखिए वॉर जब करते हैं तो एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है, उसे कहते हैं जस एट बेलम। मतलब जस्टिफिकेशन फॉर वॉर इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी, रैशनैलिटी, जस्ट कॉज, राइट इंटेंशन, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी, ये चीजें आ जाती हैं। तो वो तो एट हाईएस्ट लेवल देखा जाएगा कि युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। देश के अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सीनियर मोस्ट जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सोच विचार करके इसके ऊपर इसका देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल अभी ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये क्या दर्शाता है, पहली बात तो ये बताऊंगा। दूसरा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन 2 चीजों के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो ये इस प्रकार से मुठभेड़ हुई है जिसके अंदर हमारे कर्नल साहब और 2 जवान गए हैं, और जिसके अंदर की जो बयान चीन की तरफ से आया है कि हमारे सैनिक जो हैं उनके इलाके में गए हैं, जबकि वो हमारा इलाका है, ये दर्शाता है कि वो जहाँ पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहां से डिसएंगेज करना था वो नहीं किया है। वो अभी भी वहां पे हैं गलवान नदी के अंदर, और वहां पे अभी भी हैं परनांगसो के अंदर। पहली बात तो ये है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर है वहां से आई, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई, ये एक बात ये है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है और ये करता रहेगा। ये उनकी जो एक नजरिया है जंगे मैदान में कार्रवाई करने का, स्ट्रेटजी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अनफोल्ड करने का, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन गाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें हर लेवल के ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अगर कोई एस्केलेशन होती है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अभी, इससे ये क्या दर्शाता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग हॉल होगा, अभी ये जितनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा। और जैसे कि आप पूछा कि क्या ये जंग में होगा, ये तो निर्भर करेगा कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। बिकॉज ये एट द हाईएस्ट लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर ये जो कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप सीसीएस के अंदर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर इसका डिसीजन लिया जाएगा, उसके नीचे लेवल के ऊपर डिसीजन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका जो है हल अभी, क्योंकि ये टैक्टिकल लेवल ऑपरेशन था, ये स्ट्रेटेजिक लेवल में पहुंच चुका है, और आज नहीं पहले का पहुंचा हुआ है। और यकीनन इसके अंदर आपने देखा होगा जो बयान आया था पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का, आज वो मिलने गए हैं प्रधानमंत्री जी से, सीसीएस मीटिंग भी होगा यकीनन, आप लिख के ले लीजिए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रक्षा मंत्री जी को मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ी इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है क्या हमने करना है। लेकिन जहां तक सवाल है बिल्डअप का, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं किसी
मेरे कोई सोर्सेज नहीं है जिनसे मैंने बात की है, क्योंकि एज अ फॉर्मर चीफ मैं स्क्रूपलसली अवॉइड करता हूं इन चीजों के ऊपर खबर लेने के लिए। लेकिन जो ओपन डोमेन में जो इंफॉर्मेशन आई है उसके तहत मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो बिल्डअप हमने भी किया है उससे यकीनन हमने बता दिया है, हम आंखों में देख रहे हैं चीन के, और हमने ये अभी प्रण कर लिया है कि हम इनका जो है एक कोर्शन जो स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका विक्टिम नहीं बनेंगे, ये तो यकीनन है। और क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये हमारे पार्लियामेंट में पास हो चुका है और चीन के अंदर भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी सीसीपी के अंदर ये डिसीजन आ चुका है कि भाई ये इलाका उनका है, हम कहते हैं ये इलाका हमारा है। तो जब दो एक बड़े नेशंस जो हैं, जायंट्स, एशियन जायंट्स हैं, जब वो एक चीज के ऊपर अपना हक बोल रहे हैं कि ये हमारा है, वो कह रहे हैं हमारा है, तो यकीनन इसकी जो नेगोशिएशंस हैं बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसी करके आपने देखा होगा सब लोग कहते हैं, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिलिट्री के अंदर, ये बड़ा एक वेक्स्ड, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इतना आसान नहीं है इसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि 1993 से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चल रही है, लेकिन इसका हल क्यों नहीं होता? हल इसका हो सकता है, और मैं कहता हूं कि मैंने कई बार इसका पहले भी बयान किया है, इसके ऊपर लिखा भी है मैंने कुछ कॉलम्स के अंदर, कि दोनों साइड में तकड़ी पॉलिटिकल स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए जबकि इसका हल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक हाईएस्ट लेवल के डिसीजन लेने पड़ेंगे और बड़े हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का भी तात्पर्य ये है कि पहली बात तो ये है कि एक लंबा ये चलेगा, इतनी जल्दी वो पुल बैक नहीं करेंगे। इसकी जो स्ट्रेटजी हमारी है वो मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एंगेजमेंट चलती रहेगी। क्या इसका हल निकलता है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं, जैसे जीडी बख्शी जनरल साहब बता रहे थे, जनरल जीडी बख्शी, कि जमीन के ऊपर हमारे जवान डटे हुए हैं, वो आंखों में आंख के देख के वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। और देखिए ये जरूर एक दर्दनाक घटना हुई है कल, लेकिन देखिए हमने भी तो उनके 4-5 मारे हैं, उनका जो मीडिया उसने खुद बोला है। तो ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमारे जवानों ने वहां पे अपना जो है दृढ़ निश्चय वो दिखाया है, अपनी विल पावर दिखाई है, अपनी ब्रेवरी दिखाई है। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी टेक्निकल लेवल के ऊपर। यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता आपको नजर क्या आ रहा है? अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? क्योंकि देखिए जब बिल्डअप चल रहा था, जिस तरह से हम आप भी चर्चा कर रहे थे कि जब बिल्डअप चल रहा था, चाइना ने हमने सोल्जर टू सोल्जर मैच किया है, हमने भी अपनी आर्टिलरी वहां पर पहुंचाई है। आज अगर चाइना की तरफ से 5, हमारी तरफ से 3 जाने गई हैं, तो आगे का रास्ता कितना मुश्किल है? अभी तक बातचीत हम कर रहे थे, क्या बातचीत दोबारा कर पाएंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता इस समय तलाशना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बाकी जितनी लड़ाइयां हुई हैं अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये बंद नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जो कंट्रीज हैं राजदूत को वापस बुला लेती हैं, लेकिन एक स्तर के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के थ्रू ये चैनल्स हमेशा लगे रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि इसका जो हल है वो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल पे निकलेगा। लेकिन अगर ये इसके अंदर जिस प्रकार का एक मैं कहूंगा एक आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी इंडिया की थी, उसको जो प्रेजेंट हमारी जो डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट है उसने उसको थोड़ा सा दूर किया है, और एक रियलिज्म का जो एक फिलॉसफी है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करने के लिए, वो दर्शाया गया है। आपने देखा बालाकोट में क्या हुआ। तो एक किस्म का एक इनका नजरिया है जिसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री पावर एज एन एलिमेंट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर फॉर फर्दरिंग नेशनल एजेंडा, ये इन्होंने दर्शाया है। तो इन्होंने एक ऑफेंसिव स्पिरिट जो दिखाई है, मुझे यकीन है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसका हल जो है वो वक्त के ऊपर निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा तो ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। लेकिन अगर जो हम पाकिस्तान की टेरिटरी में कर सकते हैं जाके, क्या वो चीन की टेरिटरी में कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चीन में अंतर है। माइंड नहीं करना, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए हमें सोचना है कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी के अंदर अंतर है। और मैंने बहुत चैनल्स में देखा है कि जितने हमारे ये बहुत पहुंचे हुए, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप तो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मैंने आपको सुना है, आप बहुत बढ़िया डिस्कशंस करवाते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि देखिए जो पाकिस्तान का जो एलसी है वो डिफरेंट बॉल गेम है। वो आपको बताएंगे, जनरल बख्शी साहब आए हैं, ये वहां पे रहे, मैंने भी वहां पे ब्रिगेड कमांड किया, 15 कोर मैंने कमांड किया, मैंने टेंटिव कमांड किया। और जब मैं टेंटिव कमांड कर रहा था बख्शी साहब वहीं थे, आपके पैनल पे हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार से वहां फौज हमारा उनका मुकाबला कर रही है, डट के मुकाबला कर रही है। लेकिन देखिए एलएसी के ऊपर जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ये पॉलिटिको मिलिट्री डोमेन के अंदर बने हैं, ये मिलिट्री डोमेन में नहीं बने हैं। देखिए जब ये बॉर्डर डिफेंस जितनी एग्रीमेंट्स हुई हैं, चाहे वो 1993 की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है, चाहे वो
1996 का है, चाहे वो प्रोटोकॉल्स हैं 2005 की, चाहे वो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, आप देखेंगे सारी जो हैं ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर साइन की गई है, ये मिलिट्री लेवल पे साइन नहीं की गई है। तो पॉलिटिको मिलिट्री लेवल के ऊपर जब ये कार्रवाई हम चीन के साथ में करते आए हैं और आर्मी ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जो कि बनाए गए हैं दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में रखते हुए, तो उनकी उल्लंघना करना किसी लेवल के ऊपर हमें नेचुरली गवर्नमेंट से आदेश आएंगे। और आप एक और बात देखिए, इसके अंदर फायर पावर से हमारी ये कैजुअलिटीज और चीन की कैजुअलिटीज नहीं हुई, जो मुझे पता लगा ये पत्थरों से हुई हैं, स्टिक्स के साथ में हुई हैं, डंडों का इस्तेमाल किया गया है और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ये कारण है तो आपने देखा ये सिक्किम के अंदर भी हुआ था, पहले भी होता रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फौज हमारी डटी हुई है टेक्निकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशन लेवल के ऊपर, और मैंने जहां तक सुना है हमारा बिल्डअप हो गया है ऑल अलोंग दी LAC नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ में। हमारे पास वो कॉम्बैट पावर है आज चीन की आंखों में देखने के लिए। ये 1962 की फौज नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि थोड़ा चीन को ये देखना पड़ेगा कि वो जंग चाहता है कि नहीं चाहता है। देखिए इस वक्त जहां तक सवाल है, अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिस्पैशनेटली, ना कि एक जिंगोइस्टिक स्टांस से देखते हैं, एक बड़े सुलझे हुए बैलेंस आप रवैये से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ना तो ये चीन के हित में है और ना हमारे हित में है। मैं आपको बताना चाहता हूं लड़ाई, क्योंकि देखिए दोनों जो एशियन जायंट्स हैं, ये जो जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया डिस्पैशनेटली, वो अभी बड़ी दिक्कत होगी उसमें, चूंकि एक तो कमांडिंग ऑफिसर गए हैं हमारे, एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपना बलिदान दिया है, पूरी यूनिट जो होगी वो इस समय किस तरह उबल रही होगी वो भी समझ में आता है। इसके साथ ही पॉलिटिकली जो प्रेशर बन रहा है जनरल सिंह, उसमें यह कहा जा रहा है कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी पार्टीज कह रही है, वो कह रही है हमें बदला लेना होगा, लेकिन वही चीज समझते हुए कि ये पाकिस्तान से नहीं डील कर रहे हैं, ये हम चाइना से डील कर रहे हैं। मैच्योर्ड दो देशों का रिश्ता जो इतने सालों से इसने कोई वायलेंस नहीं देखा था, और पहली बार इतने सालों के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का वायलेंस देखा है। आपको लग रहा है कि बहुत पतली सी रेखा है, लकीर है जिस पर चलना है और वहीं से समाधान इसका निकलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि एक बड़ी थिन लाइन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, टाइट रोप है, और एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखिए इसमें इट्स नॉट एन इजी डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल। जिन लोगों ने पॉलिटिको मिलिट्री अरीना के अंदर ऑपरेट किया है और डिसीजन मेकिंग देखी है, एक चीफ उसके अंदर कार्रवाई करता है, ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा एक वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस अरीना होता है। इसमें बड़ी चीजों को सोच के ये कार्रवाई की जाती है। मैं समझता हूं कि जज्बात इस वक्त हैं कि हमें मारना चाहिए। यकीन रखें आप कि बटालियन कमांडर लेवल के ऊपर, टेक्निकल लेवल के ऊपर, ऑपरेशन लेवल के ऊपर हमारे जवान डटे हुए हैं, वो कार्रवाई होगी। जहां तक जंग का सवाल है श्वेता जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा। मैंने आपको बता दिया ये जस्टिफिकेशन वॉर का, जिसके अंदर 5-6 चीजों को देखा जाता है, देश देखते हैं डिसीजन लेने से पहले। तो मुझे जो कि पक्का यकीन है कि गिवन द विजडम ऑफ आवर लीडरशिप, और देखिए दूसरा ये भी मैं सुनने में आ रहा हूं, इससे पहले मैं एक चैनल पे बात कर रहा था कि काफी लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही। देखिए इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो हैं एक बहुत ही क्रिटिकल लाइन ऑफ ऑपरेशन होते हैं किसी भी मिलिट्री इनिशिएटिव के अंदर, और जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं ये टारगेट करते हैं जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं एनवायरमेंट के, चाहे वो चीन के अंदर उनका प्रेसिडेंट हो शी जिनपिंग, चाहे उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी यूथ हो, उनका अवाम हो, जो नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, हमारे अपना जो अवाम है, ये जो हमारे यूनिट का, जो हमारी आर्मी का मोराल है, वो ये सब टारगेट्स हैं जिसको इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एड्रेस करते हैं। आपने देखा होगा मिलिट्री करती आई है। हाँ, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आपने देखा कि रक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम ठीक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो मैं एज एक फॉर्मर चीफ होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा, और मैं ये जैसे मैंने को बताया, मुझे ग्राउंड सिचुएशन का इतना पता नहीं है, मैं सिर्फ जो बयान अभी तक आए हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी का आया था, बड़ा बैलेंस बयान था, तो उस बयान के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हाँ, अगर वो आके बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ और सीरियस एक्शन लेना चाहिए, तो यकीनन आप देखेंगे जो स्ट्रेटेजी है, देखिए इवॉल्व होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजी है 2 तरीके से बनती है, एक तो है स्ट्रेटेजी एंड स्टेट देखते हुए, एक स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती है बाय डिफॉल्ट। आप देखेंगे जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो आती रहती है, स्ट्रेटेजी जो है इवॉल्व होती रहती है। तो ये स्ट्रेटेजी इवॉल्व करेगी, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कल रात को भी, जिसके अंदर 4 से 5 चीनी मारे गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है जिसके अंदर हमारे कमांडिंग अफसर मारे गए। ठीक है, खून खोल रहा है पूरे देश का, और ये खोलेगा, क्यों नहीं, ये खोलेगा यकीनन। लेकिन क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक जो मुद्दा है ये अभी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक
अरीना में पहुंच चुका है। डिसीजन वहां से आएगा कि किस हद तक हमने सेना को लेकर जाना है अपनी ऑफेंसिव कार्रवाई के अंदर। श्वेता, आप पूछ सकती हैं सवाल। जी, जनरल विक्रम सिंह, ये कमांडिंग ऑफिसर जो थे जिन्हें हमने गंवाया है, ये वही थे जो सीओ लेवल पर बातचीत जो थी, यानी मंडे के दिन में उनकी बातचीत हुई और रात के तक ये कार्रवाई हो गई, जो दोनों देशों की सेनाएं भिड़ी हैं वहां पर। एक धोखेबाजी हम देख रहे हैं यहां पर, जिसके लिए हम चाइना को जानते हैं, समझते हैं हर बार, क्योंकि आप हर स्तर की बातचीत लगातार यहां पर चल रही है। यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि कई दफा चाइना वन अपमैनशिप करने की कोशिश करता है और बहुत मैच्योर्ड तरीके से भारत ने उसे भी डील किया है, लेकिन उसके बाद इस तरह की चीज हो जाती है जो कहीं पर दिखा रही है कि आप बातचीत भी कर रहे हैं तो उसका कोई असर हो नहीं रहा है चीन पर। आप ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, ये वन अपमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप, दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। ये कंट्रीज करती हैं, जो उनके नुमाइंदे आते हैं या कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसका जो हल है अल्टीमेटली वो ये है कि हमें स्थिर रहना है, हमें चौकन्ना रहना है, हमें चाइना को ट्रस्ट नहीं करना है। ये उनका एक मूल सिद्धांत है, ये उनके रग रग में, उनके डीएनए में है। वो झूठ बोलेंगे, वो गाइल का इस्तेमाल करेंगे, आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यकीनन जो कल रात को हुआ, मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि देखिए, अगर हमारे बंदों ने 4 के 5 उनके मारे हैं, 4-5, तो यकीनन हमारे जवान तकड़े थे। ये बहुत अफसोस की बात है कि कमांडिंग ऑफिसर शायद सामने आ गया, उनको पत्थर लग गया। मैं जानता नहीं हूं, मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है एक्चुअली, जब तक पूरी डिटेल्स नहीं आती मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें चीन के जो वहां से उनके एमिनेट करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं जो कहते हैं, उनके ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। आप देखिए, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है आज। एक वक्त था ये बात नहीं करते थे, लेकिन आज देखिए वुल्फ वॉरियर जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जो नेटो कंट्रीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, इनके राजदूत। तो ये आज इनके एक मेटामॉर्फोसिस, एक चेंज आया है चीन की नजरिए के अंदर। और आपने बड़ी देर के बाद मैंने देखा है कि इनके जो नौजवान हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, वो कैसे एक नेशनलिस्ट जो एक फर्वर है उसको कायम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत तगड़े जो नौजवान हैं, अभी जनरल जीडी बख्शी आएंगे, आप सुनेंगे उनको, ये जब बोलते हैं तो नजारा खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे हमें भी अपने जो नेशन का, हमारे देश का जो मोराल है उसे ऊंचा रखना है, उसे डाउन नहीं होने देना। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि वो राइटर्स, वो जर्नलिस्ट जो कोई टिप्पणी अगर करते हैं किसी नेगेटिव चीज के ऊपर, तो उसके अंदर हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई हमें करेक्ट करेगा, जब हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तो उसका हमें, आई वुड ऑनेस्टली से, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर इंप्रूव। अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप देखेंगे कि कोई लिख रहा है कि ऐसे ठीक नहीं हो रहा, ऐसे ठीक नहीं हो रहा, यहाँ जमीन पे ऐसे हुआ है, उसको काउंटर करना एक नेशनलिस्ट फर्वर के साथ में किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको डील करने के लिए निहायत जरूरी है, और ताकि फ्यूचर के लिए जो है उसके जो ठीक लेसन्स हैं वो सामने आए। बिकॉज अगर हम पर्दा डालते रहेंगे काफी चीजों के ऊपर, आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक खोखलापन सा हो जाएगा जी। तो हमें एक्सेप्ट करना है नेगेटिव व्यूज भी और पॉजिटिव व्यूज भी, ये बहुत जरूरी है मीडिया के अंदर, ना कि सिर्फ हम पॉजिटिव व्यूज को एक्सेप्ट करें। नेगेटिव व्यूज का आना, जो कि नेगेटिव, मेरा कहने का मतलब है कि एक डिफरेंट जो है व्यू पॉइंट जो कि कुछ और दर्शाता है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ गुड नेशनलिस्ट एंड इन अ ग्रेट डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। शुक्रिया जनरल विक्रम सिंह और शुक्रिया श्वेता सिंह, आप दोनों का दंगल में आने के लिए और ये सारी बात रखने के लिए। पवन खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, मेजर जनरल जीडी बख्शी और सुशांत सरीन, 4 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं जो दंगल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हिस्सा बनेंगे। पवन खेड़ा, सबकी बात सुनने के बाद विपक्ष की बात इस पूरे मामले को लेकर क्या है? ओवैसी साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बदला लेना चाहिए भारत को। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? क्या यह बदला लेने का समय है, या जो विक्रम सिंह कह रहे हैं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए समझिए और फिर सरकार तय करेगी डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करके कि क्या करना है? रोहित सरदाना जी, जनरल विक्रम सिंह ने तो कहा, बिल्कुल वो सैनिक के शीर्ष अधिकारी रहे हुए हैं तो वो समझते हैं स्ट्रैटेजी का महत्व क्या होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से आपके शोज पर भी, मेरे सहयोगी भी और अलग अलग जगह पर कुछ प्रश्न हम पूछ रहे थे, हम भी पूछ रहे थे
जो सेवानिवृत्त जनरल्स एक्सपर्ट्स हैं, जनरल जैसे जनरल पनाग हैं, जनरल हुडा हैं, जनरल मेनन हैं और ब्रह्मा चेलानी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तमाम लोग बार बार आगाह भी कर रहे थे, सरकार से पूछना भी चाह रहे थे, भाई कितनी टेरिटरी में चाइना अंदर घुसा है। जो पिछले हफ्ते तक रोहित सरदाना जी सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे कि चाइना घुसा ही नहीं, वो रविवार तक कहते हैं चाइना वापस जा रहा है। तो जो घुसा ही नहीं वो वापस कैसे जा रहा है, और वापस जाते जाते इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर रहा है? तो प्रश्न बहुत जायज है। और आज जो माहौल है रोहित सरदाना जी, आज अगर सवाल न पूछें सरकार से तो वो देश के साथ धोखा होगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अगर सरकार बैठी हो तो हम देश और हम सरकार के साथ खड़े होकर भी क्या हासिल कर लेंगे? नेपाल आंख दिखा जाए और कोई जवाब नहीं, और फिर कहें कि अरे आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? साहब हम तो खड़े हैं। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे भूभाग पे कब्जा हो जाए, हमारे जवान मारे जा रहे हो, नेपाल हमें आंख दिखा रहा हो, नेपाल अपना नक्शा बदल रहा हो और सरकार बैठी हो, आप बताइए रोहित सरदाना जी, आप हमें माफ करेंगे? आप हमें उलाना देंगे कि पवन खेड़ा जी उस वक्त आप चुप क्यों थे? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप चुप क्यों थे? हम इसलिए जानना चाहते हैं, हम इसलिए उत्तर चाहते हैं। आज रोता है दिल जब हमारे जवान मारे जाते हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे वीर जवान हैं। इस देश की ताकत को कोई कम में ना ले। हमने 65 में भी घुस के मारा था दुश्मन को, 67 में भी घुस के मारा था दुश्मन को, 71 में भी घुस कर मारा था दुश्मन को, कारगिल में दुश्मन हमारे यहां आया, हमने उसको भी मारा था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार चुप है। राजनीतिक स्तर पर हमने सुषमा स्वराज जी को, जब विपक्ष में थी वो, अरुण जेटली जी को बार बार जब भी ऐसी कोई मुसीबत सीमा पर आती थी, रोहित सरदाना जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उस वक्त रिपोर्ट भी किया होगा, देखा होगा, उन्हें बार बार हम बुलाते थे, शामिल करते थे बैठक में, उनसे सलाह लेते थे, उनको विश्वास में लेते थे कि साहब ये स्थिति है, बताइए क्या किया जाए। आप बताइए कितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं अभी? आप बताइए क्या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री किसी ने विपक्ष को विश्वास में लिया हो तो आप बता दीजिए, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। ठीक। तो हमारे प्रश्न जो हैं, वो देश के मन में जो प्रश्न है, जो चिंता है, वो है हमारे कितने भूभाग पर कब्जा हुआ है, कितने सैनिक चीन के अंदर घुसाए हैं, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। ठीक। सुधांशु त्रिवेदी, जो बातें पवन खेड़ा कह रहे हैं, हालांकि आज की परिस्थिति है उसमें चुटकुला सुनाने का समय है नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें चल रही हैं वो सरकार तक पहुंचे, आप लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं जो बात अभी चर्चा में चल रही है। लोग कह रहे हैं कि एक देश ने टिड्डियां भेज दी, एक देश ने अपने फौजी भेज दिए, तीसरे देश ने नक्शा उठा लिया और उसमें आपके देश के हिस्से को अपने नक्शे का हिस्सा बता दिया। अब चौथा थोड़ी देर में ये ना कह दे कि हम भी रावण का बदला लेना चाहते हैं कि आपने हमारे यहां घुस के मारा था उसे। तो इस पूरी परिस्थिति में क्या सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती, जैसा पवन खेड़ा आरोप लगा रहे? देखिए, मैं बिंदुवार उत्तर देता हूं। पवन खेड़ा जी ने सबसे पहले ये कहा कि चीन क्या हमारी टेरिटरी में है। हाँ, चीन हमारी टेरिटरी में 58 साल से, 1962 से अक्सई चीन हमारा है, 58 साल से वो उसके कब्जे में। तो ये इस बात का उत्तर होगा। अब दूसरी बात, LAC यानी एक उसके ऊपर एक सीमा निर्धारित है कि उनके कैंप वहां तक रहेंगे, हमारे कैंप यहां तक रहेंगे, जिसका अनुपालन दोनों सरकारें करती रहेंगी। जैसे उनके अनुपालन में उनकी तरफ से कोई परिवर्तन होने की संभावना होती है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि नहीं होने देंगे, तो यदि उन्होंने प्रयास किया, हमारे सैनिकों ने तुरंत जाकर उनके साथ फेस ऑफ किया। दूसरी बात, सरकार ने पूरी पारदर्शिता रखी, न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि सरकारी स्तर पर भी इस बात की जानकारी दी गई कि क्या क्या बातचीत हो रही है, कितने किलोमीटर वो पीछे हटने को तैयार हुए, कितने किलोमीटर हम पीछे हटने को तैयार हुए। तीसरी बात, आज की जो घटना हुई, चीन की तरफ से बयान बाद में आया, हमारा बयान पहले आया। हमने अपने 3 सैनिकों के बलिदान होने की बात पहले स्वीकार की, चीन ने उसके बाद बयान दिया। तो यह सरकार की ईमानदारी के साथ पारदर्शिता का प्रतीक है। और चौथी बात, उन्होंने ये बात कही कि इस समय सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में 2013 में डेप्सन वैली में जब चीन घुस आया था, क्या कोई एक बयान ये भाजपा नेता बता सकते हैं जो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान दिया गया? समाप्त होने के बाद हमने संसद में पूछा सर, 87 में सांदुरंग च्यू वैली में चाइना आया था, प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, हमने उस समय ट्वीट्स हैं 2013 के सर, जून के ही हैं, आप कहें तो मैं भी ढूंढ के पढ़ के सुना भी दूंगा।
जी प्रधानमंत्री जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्हीं के ट्वीट से 2013 के और जून महीने के ही हैं। आप कहें तो मैं पढ़ देता हूं अभी निकाल के। नहीं सुनिए, वो ऑपरेशन समाप्त होने के बाद हमने खूब उठाया सवाल। हमने 67 में नाथूला में भी ऑपरेशन खत्म होने के बाद उठाया, और 62 का युद्ध तो याद करिए किस कदर जनसंघ ने, हम जनसंघ थे तब, जनसंघ ने नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस कदर समर्थन किया था। नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है उसके पक्ष में, तो हम पूरा सहयोग देते हैं। अब पांचवी बात जो पवन खेड़ा जी ने कही कि साहब किसी से आप कॉन्फिडेंस में लेके बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को या इनके नेता को, अगर कोई प्रश्न पूछना है, उन्हें लग रहा हम नहीं पूछ रहे, हमसे पूछिए ना। आप तो डोकलाम के समय चीन के राजदूत से पूछने लगते हैं और इस समय तमाम विदेश के लोगों से पूछने लगते हैं। अगर वो प्रश्न पूछे हम जवाब न दें तो आप पूछिए कि आज तक चीन या पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर सदन के पटल पर राहुल गांधी जी ने कितनी बार सवाल पूछा और हमने कब जवाब नहीं। सुधांशु जी, आज की परिस्थिति का सवाल यह है कि आपने चीन की सेना वापस जा रही है ये तो बताया, लेकिन चीन की सेना अंदर कितना आ गई ये आपने एक बार भी नहीं बताया। औपचारिक तौर पर सरकार ने क्या इस बात को माना, स्वीकार किया? अक्साई चीन की आपने जो बात अभी अभी कही कि 58 साल पहले ऐसा हो गया था, ये तो जामयांग ने भी उस दिन ट्वीट कर दिया, जो लद्दाख के सांसद हैं, राहुल गांधी को जवाब देते हुए। लेकिन सर कुछ चीजें आप इस बात को स्वीकार करेंगे, आप गृह मंत्रालय के सलाहकार रहे इतने लंबे समय तक पिछली सरकार में, वो ट्विटर की बातें अलग होती हैं, औपचारिक तौर पर सरकारों की देश को जानकारी देने की बातें अलग होती हैं। क्या भारत की सरकार ने उस तरीके से बताया? उसके बाद मैं जीडी बख्शी के पास जा रहा हूं, जल्दी से फटाफट। एक ही लाइन, भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि एलएसी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न हम परिवर्तन होने देंगे। और दूसरा वाक्य, आज कूटनीतिक स्तर पर इससे पहले जब जब हमारा चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तमाम देश चीन के साथ होते थे, आज चीन के साथ कोई देश नहीं है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के अलावा तीसरा नाम बता दें चीन के साथ हो इस समय, भारत और उनके विवाद के संदर्भ में। मैं एक बार जीडी बख्शी से कमेंट ले लूं, उसके बाद पवन खेड़ा कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब बोलिए, आप बीच में कुछ बोल रहे थे। रोहित जी, अगर हमारी राय की जरूरत नहीं सर, तो बिल्कुल मैं आ गया आपके पास। व्यर्थ ना बुलाया जाए। मैंने तो शुरुआत ही आपसे की थी सर, उसके बाद जनरल सिंह आ गए। देखिए साहब, आप बोले ना प्लीज। देखिए ऐसा है कि एक फौज का लड़ने का तरीका होता है, फौज को ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार दिए जाते हैं। फौज कभी डंडे फोर्स की तरह नहीं लड़ना शुरू करती। ये जो बड़ी फॉल्स कृत्रिम एक सिचुएशन हमारे नॉर्दर्न फ्रंट पे शुरू हुई थी, मैं इतिहास के पन्नों से आपको बताना चाहता हूं कि अब ऐसा दौर आ गया है कि आपको इसके आगे अगर आप ये धक्का मुक्की में लगे रहे, खतरा हो सकता है। 1967 नाथुला में जो क्लैश हुआ, तब भी ये धक्का मुक्की की स्थिति थी। उस वक्त जब नाथुला में ये क्लैश शुरू हुआ तो धक्का मुक्की हुई और जो चाइनीज वहां पे पॉलिटिकल अंबान था, पॉलिटिकल कमिश्नर, उसको चोट लग गई, वो गिर गया। एकदम उसने आदेश दिया कि सब वापस चलो। सारे चाइनीज वापस गए, अपने बंकरों में घुस गए, अपनी मशीन गनें तान ली और हमको बोला कि अब तुम जाओ। वो जो बेचारा मेजर 50 जवान लेके वहां पे नाथुला में था, तार लगा रहा था नो मैन्स लैंड में, उसने समझा ये तो साहब रोज की धक्का मुक्की होती है, कोई फायर थोड़ी ना होता है। उसके जवानों ने उसकी तरफ देखा कि क्या करें साहब, हम भी बंकरों में जाएं। उसने कहा कैरी ऑन। चाइनीज ने फायर खोला साहब, और वो मेजर और समेत 50 जवान वही शहीद हो गए। तो ये जो एम्बिग्युइटी की सिचुएशन है, अब जबकि 3 लोगों की कुर्बानी हो चुकी है, और वो भी एक कर्नल के दर्जे पे और 2 बेचारे जवान। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उन्होंने बहादुरी से अपनी शहादत दी है। बट नाउ इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, क्योंकि 67 से लेके अब तक धक्का मुक्की होती थी, गोली नहीं चली थी, कोई हादसा कैजुअल्टी नहीं हुई थी। अब 3 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। कैन यू गो बैक एज बिजनेस एज यूजुअल कि हाँ साहब धक्का मुक्की करते रहो, 10-15 और मर जाएंगे? तो क्या करें जिस दिन उसने एकदम से फायर खोल दिया, क्या करें आपके हिसाब से? हाँ? आपके हिसाब से क्या करें, क्या करना चाहिए? क्या करना? वी शुड गिव अ क्लियर वार्निंग कि साहब बहुत हो गया है, अगर इस तरह की झड़प फिर हुई वी विल ओपन फायर, जैसे कि फौजें करती है। तमाशा खत्म हो चुका है। दिस इज नॉट अ स्पोर्ट कि साहब हाँ धक्का मुक्की इतने साल से चली आ रही है, अब चलती जाएगी। अब लोग मरना शुरू हो गए। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल।
we have to get back to standard operating procedures and tactics. ठीक, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, Okay. इतिहास को साक्षी रखकर, गवाह रखकर। ठीक है। नहीं तो आप 20-50 लोग हमारे मरवा देंगे पहले झटके में। ठीक, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा आज भी किसी को, लेकिन हमको फर्क पड़ता है, फैमिलीज को फर्क पड़ता है, एंड यू हैव टू कैटर दैट। और बहुत दुख होता है जब ये एक फीलिंग आती है कि साहब मर गए ठीक है, धक्का मुक्की चलते रहो, बातचीत हो रही है। अरे साहब 1.5 महीने से बातचीत हो रही है, बट ये तो रोज बढ़ता ही जा रहा है ना साहब। नाउ वी हैव टू गिव अ क्लियर वार्निंग कि सर, भाई साहब, अब हम फायर खोल देंगे। वी विल नॉट टेक दिस लाइन डाउन कि आप हमारे जवान पत्थर से मारे, इससे मारे, उससे मारे। उनके पास हथियार हैं, फॉर सेल्फ डिफेंस दे विल यूज देयर वेपन। ठीक है, ओके, प्लीज गिव देम अ क्लियर नोटिस। ओके। पवन खेड़ा, बोलिए अपनी पुट बात। चाइना ऑन नोटिस। ठीक है सर, पवन खेड़ा, आप बोलिए अपनी सब बात। हमको कह रहे हैं कि चाइना इज नॉट कीन टू एस्केलेट, चाइना इज नॉट कीन टू एस्केलेट। ठीक सर। हमारा भी यही सोच थी, ओके, बट दिस इज नॉट व्हाट इट इज लुकिंग ऑन द ग्राउंड ओके बख्शी जी। चाइना को आपको नोटिस पे डालना होगा। ठीक है, हम आंख में आंख डाल रहे हैं, वो ठीक है साहब, 3 आदमी तो मर गए ना। ठीक है सर, ओके। नाउ यू हैव पवन टू खेड़ा, टेक लेवल नेक्स्ट। अब अपनी बात बोलिए, प्लीज। गो ऑन बिजनेस एज यूजुअल। बोलिए पवन खेड़ा। रोहित जी, मेरे मित्र सुधांशु जी से जब भी हम चीन या बॉर्डर या कोई भी सीमा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, 62 से आगे नहीं बढ़ पाते। 62 का बदला 67 में कैसे लिया गया, वो इस इतिहास को उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी नहीं बताएंगे। कैसे सिक्किम की हमारी नीति थी, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। उस वक्त अटल जी ने काफी लिखा है उसके विषय में, वही पढ़ के आ जाते तो शायद उस पर आप ये मुझे जवाब नहीं देते। बात गलवान वैली की हो रही है, बात ये हो रही है कि जिस तरह से कारगिल पे ऊंचाइयों पे कब्जा करने की चेष्टा की गई थी ताकि दर्रों पर नजर रखी जा सके, आज चीन वही कर रहा है कि ऊंचाइयों पर, गलवान वैली की जो ऊंचाइयां हैं, हॉट स्प्रिंग्स एरिया है, उस सब पे कब्जा करके नीचे दर्रे पर नजर रखने का, और पूरा एक तरह से विजुअली उनके कब्जे में आ गया है वो दर्रा। हम उस पर चिंतित हैं, हम उस पर आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बार बार 62 में चले जाते हो। आप अभी की बात करिए, नेपाल ने नक्शा बदला, आपने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। आप कहेंगे नहीं नक्शा बदल दिया, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अरे आपके मानने की बात तो बाद में आती है, नक्शा तो बदल दिया ना। इतिहास में नक्शा हमने भी बदला था, वो अलग बात है कि पाकिस्तान का नक्शा बदला था, बांग्लादेश बना। आप अपने ही देश का नक्शा परिवर्तित होते हुए देख रहे हो, अपनी नाक के नीचे हो रहा है और कहते हो कि साहब नहीं, हम नहीं मानते। मानने से कुछ नहीं होता, देश जानना चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं इस विषय में। और एक बात सुधांशु जी, आप तो समझदार हैं, जितने रिटायर्ड जनरल या जितने एक्सपर्ट्स आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको सरकार से शिकायत है क्योंकि उनको देश से मोहब्बत है। तो जिसको भी देश से मोहब्बत है, आज उस हर एक व्यक्ति को सरकार से शिकायत है। आप उसकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, वो मौसम खत्म हो चुका है। अब जो मौसम है वो हम सबके अंदर एक वो जज्बा है कि देश की सीमाएं भी अगर आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था तो हमने देख ली क्या हालत है, देश के स्वास्थ्य की क्या हालत है वो भी हमने देख लिया। आप कम से कम सीमाओं को तो बचा लीजिए, ये आपसे निवेदन है। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए, हर पार्टी आज एक है, आपके साथ है, लेकिन शर्त एक ही है कि आप अपनी सीमाओं के लिए कुछ करिएगा, तब हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ तथ्य का उत्तर दिया था कि हमारी टेरिटरी में चाइना है, तो हमने बताया था हमारी टेरिटरी में चाइना के साथ है। मैं तो 62 पे नहीं रुका, मैंने 67 भी बोला, 87 भी बोला, 2013 भी बोला। और मैं विनम्रता से कहा, एक बार भी ऑपरेशन के दौरान हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बाद में अच्छी तरीके से किया, और हमारे सहयोग का हमने आपको पुराना उदाहरण भी दिया। आज की स्थिति यह है, एक बिंदु और विचारणीय, जैसे अभी बख्शी साहब ने कहा कि अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक स्थिति इसमें इसलिए विचारणीय है कि चाइना के अंदर स्थिति क्या है। ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, चाइना के ग्लोबल टाइम्स में लिखी हुई खबर करीब 15 दिन पहले, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उसने एडवाइस दी है चाइना को कि आज चाइना अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन में होने जा रहा है, जो कि विच विल बी वर्स देन तियाननमेन स्क्वायर। तो आप ये सोचिए कि जब पूरी तरीके से कोई देश कूटनीतिक दृष्टि से अलग थलग हो रहा है, जब युद्ध होता है तो कूटनीति और जंग का मैदान दोनों पे बराबर से लड़ाई लड़ी जाती, तो जब उसे लग रहा हो कि कूटनीतिक दृष्टि से तो हम सबसे बुरे दौर में आ रहे हैं, फिर भी युद्ध करने की सोच रहा है, तो अंदर क्या हालात है, वो हकीकत है कि ध्यान भटकाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, हमें हर चीज पे नजर रखना।
वो कुछ भी करना चाह रहा हो, हम उत्तर देने में सक्षम है, या रक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए कोई ये सोचे कि कोई 1 इंच चीन हमारी जमीन कब्जा लेगा, तो यह गलतफहमी। हाँ, मगर हम सतर्क भी हैं, संवेदनशील भी हैं, सजगता के साथ हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। चीन के जितने नेबरहुड में क्या हो रहा है और चीन ये क्यों करना चाह रहा है, हो सकता है अंदर की कोई स्थिति उसकी ऐसी हो जिससे वो ध्यान भटकाने के लिए करना चाह रहा हो। वरना मैंने जैसे बोला, सुधांशु जी, पाकिस्तान के अंदर स्थिति बिगड़ती है पाकिस्तान के अलावा तो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है आपके मुताबिक। जब उस पे चीन के अंदर स्थिति बिगड़ती है तो वो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ कर देता है आपके मुताबिक। नेपाल के अंदर अपनी स्थिति बिगड़ती है तो वो भारत के ऊपर कर देता है कुछ ना कुछ आपके मुताबिक। ट्रंप को अपना चुनाव का माहौल देखना होता है तो वो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की या कुछ कुछ ऐसी चीजें निकाल लेते हैं आपके मुताबिक। भारत कोई गिनी पिग है क्या दुनिया के लिए? आप तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूत देश है हम इस समय और सारी दुनिया हमसे घबराती है इस समय, और हमारे पास इस समय जितना दुनिया का सपोर्ट है उतना कभी नहीं रहा आपके मुताबिक। फिर ये विरोधाभास क्यों है? रोहित जी, ये तो देखने का नजरिया है। यह दर्शा रहा है कि भारत की क्या वैश्विक उपस्थिति है, कि हम कहीं पर भी प्रभावित करने की स्थिति में, इसी कारण यह हो रहा है। रही बात नेपाल की, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, नेपाल ने सबसे पहले हमारे खिलाफ प्रस्ताव कब पारित किया? 2007-8 में, जब पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी जो कर्नाटक से आते थे उनको बाहर कब किया था? प्रचंड की सरकार में। कौन सा दौर था? 2008 का दौर था। दुर्भाग्य ये था, अब मैं उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं जाना चाहता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का जरूर ज्यादा प्रभाव था। मैं एक और बात ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस की नीति शायद उतनी गलत नहीं होती नेपाल को लेके, जितना यूपीए 1 में कम्युनिस्टों के प्रभाव में हो गई थी। तो जहां से हमारी स्थिति नेपाल के साथ खराब होना शुरू हुई, और स्थिति देख ले वहां से लेके 2012-13 के मधेसी संकट तक। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थिति का निर्माण साल 2 साल में नहीं होता, 15, 20, 25 साल में होता है। और मैंने ये उदाहरण सहित बोला, 2007 का प्रस्ताव, 2008 में काठमांडू से पुजारियों का बाहर होना, 2012-13 का मधेसी संकट। तो तब उस समय क्या हो रहा? पवन खेड़ा, एक शॉर्ट एंड स्वीट कमेंट, उसके बाद मैं एक लास्ट कमेंट जीडी बख्शी साहब से लूंगा, बोलेगा। ये बार बार कहा जाए कि राजीव गांधी के वक्त नेपाल ने ये किया, उस वक्त ये किया, ये किया। क्या हमारी सीमा को अपना बताया? क्या 30 साल का बदला अब वो मोदी जी, जो कि अपने आप को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री मानते हैं, उसी वक्त लेने को आया वो भारत से जब मोदी जी प्रधानमंत्री हो? सुधांशु जी, मजाक का ही समय नहीं, इसलिए मजाक मत करिए। देश की सीमाओं का प्रश्न कि पुजारी निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 1 हफ्ते में राजीव गांधी के वक्त नेपाल घुटनों पर आ गया था, जब पेट्रोल की सप्लाई तक बंद हो गई थी। इसलिए आप इतिहास मुझे मत पढ़ाइए। मुझे आज का भूगोल जो बदल रहा है इस देश का, मुझे उसकी चिंता है, मुझे उसका उत्तर दीजिए। 1 सेकंड, बीच में नहीं बोला था मैं। इस देश का भूगोल मत बदलने दीजिए, मैं उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मुझे इतिहास के पाठ मत पढ़ाइए। ये देश आपका इतिहास जानने को नहीं बैठा। ये देश अपनी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की उम्मीद लगाए आपको देख रहा, आपने वो उम्मीद तोड़ दी। आखिरी कमेंट जीडी बख्शी साहब, क्या इतिहास की गलतियों का खामियाजा आज भुगत रहे? क्या इतिहास की वजह से आज भूगोल के बदलने की स्थिति आ रही है, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे वो नेपाल की बात हो? और क्या वो परिस्थिति है भी, या हम अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों की वजह से ऐसा देखते हैं? देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। इस वक्त चीन जो है कोरोना काल में अपने आप को अंडर सीज महसूस कर रहा है, इसलिए चारों ओर चौतरफा आक्रामक तेवर दिखा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि सामरिक दृष्टिकोण से क्या चीन एक समय में 2 दिशाओं में लड़ना चाहेगा? वो क्या 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में आना चाहेगा कि ताइवान, साउथ चाइना सी और भारत के फ्रंट पे लगातार वो उसको युद्ध करना पड़े? मेरी समझ में नहीं। इसी को सोच के हम लोगों ने जो है शांति का प्रयास शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे ये अनफोल्ड हुआ है, हम देख रहे हैं कि चीन की मंशा है कि थोड़ा बहुत काइनेटिक कुछ एक्शन हो। किस लिए और क्यों, ये तो अब समझना चीन वाले ही बता सकें कि चीन की सोच में क्या है। लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं, you will have to be prepared to go the next step, to take more serious steps. आज एक सीमा रेखा पार हुई है, आज एक कर्नल और 2 जवान की शहादत कुर्बानी हुई है, आज एक सीमा रेखा पार हो चुकी है, and things will have to change. सबसे पहले हमको चीन को एक क्लियर चेतावनी दे देनी चाहिए कि साहब 10 far and no further,
अब हम अपने सिपाहियों को एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस विद द वेपन्स दैट दे हैव बीन इशूड, वो अब जवाब देंगे साहब सैनिक तौर पे। ये धक्का मुक्की, ये बॉक्सिंग, ये कुश्ती बहुत हो चुकी। ठीक, वी आर नॉट अम्यूज्ड, ठीक, क्योंकि अब हमारी कुर्बानी हुई। ठीक, आपकी कितनी हुई है, आई मीन दैट्स योर बिजनेस, ठीक। लेकिन हमारा जो खून गिरा है इट इज अनएक्सेप्टेबल। इवन वन डेथ इज टू मेनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। और जैसा जनरल विक्रम सिंह कह कर गए कि अब यह तय करना देश की सरकार को डिप्लोमेटिक लेवल पर और राजनीतिक स्तर पर अब फैसला होना है कि आगे चीजें किस दिशा में जाती हैं। लेकिन लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, जो तनाव एलएसी पर इस समय बरकरार है, उससे जुड़ी हर खबर आज तक आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।